हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज। अब हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। ये की पिलर होता है आपकी एप्लीकेशन का। अगर आप लोगों का फोल्डर स्ट्रक्चर सही नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी नहीं बन सकती डेफिनेटली, बिकॉज उसके अंदर परफॉर्मेंस के इश्यूज आएंगे, कोड को मेंटेन करने के इश्यूज आएंगे, डुप्लीकेट कोड करने के इश्यूज आएंगे, टीम के अंदर ही प्रॉपरली कोलैबोरेट नहीं हो पाएगा, और भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक फोल्डर स्ट्रक्चर, रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन का फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर दैट हम लोग तीन टाइप के फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक लेयर बेस्ड होता है, एक फीचर बेस्ड होता है, एक हाइब्रिड होता है। इन तीनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। आफ्टर दैट रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एक सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर बना के भी देखेंगे। ध्यान रखना, ये सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर है। आने वाले पार्ट्स के अंदर हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स फोल्डर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी आप लोग कोई रिएक्ट जेएस का या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट शुरू करते हो ना, तो आपको एक रूल्स वाली फाइल बना लेनी चाहिए। इस फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट के सारे रूल्स होंगे, चाहे वो फोल्डर स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेमिंग कन्वेंशन से रिलेटेड हो, चाहे एक फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है, उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, क्लासेस आईडी, हर जो रूल होगा आपकी एप्लीकेशन का इस फाइल के अंदर होना जरूरी होता है। इस पार्ट के अंदर हम लोग फोल्डर स्ट्रक्चर से रिलेटेड रूल्स भी यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। और जैसे जैसे हम लोग और चीजों के बारे में बात करेंगे तो बाकी सारे रूल्स भी इस वाली फाइल के अंदर लिखते चलेंगे। पहले पॉइंट पे चलते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर आपकी एप्लीकेशन काफी छोटी है, उसके अंदर 10-15 ही कंपोनेंट हैं, 2-4 ही पेजेस हैं, आप लर्निंग के हिसाब से या फिर बहुत ही कोई छोटे बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका मन करे आप लोग फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। चाहे आप बिगनर हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस लेवल के बंदे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस 2-4 फोल्डर बनाओ, उनके अंदर कहीं पे कंपोनेंट रख दो, कहीं पे पेजेस बना दो, सब कुछ सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप लोग एक काफी इंटरप्राइज लेवल और एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आप लोगों को फोल्डर काफी ध्यान से चूज करना चाहिए। अब फोल्डर स्ट्रक्चर अगर सही नहीं बना तो क्या क्या इश्यूज आएंगे। सबसे पहली चीज, आपका कोड मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि जब आप नेक्स्ट वाली फाइल बनाने वाले हो तो वो फाइल कहाँ पे रखोगे। कंपोनेंट के अंदर रखोगे, पेजेस में रखोगे, सर्विसेज में रखोगे। सर्विसेज के अंदर भी 4 टाइप की सर्विसेज हो सकती हैं, 4 टाइप के फोल्डर हो सकते हैं, कहाँ पे रखोगे। या फिर कोई अलग से कॉमन प्लेस के ऊपर रखोगे ताकि आप लोग उस फाइल को मल्टीपल जगह पे यूज कर पाओ। तो एक तो कोड को मेंटेन करना काफी हार्ड हो जाता है। सेकंड चीज, उसको डिबग करना काफी मुश्किल हो जाता है। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंदर कोई तो एरर आ रहा है आपको, राइट। आप कंसोल में चेक कर पा रहे हो, आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो पा रही, ये भी आप कुछ देख पा रहे हो, बट ये नहीं पता कि वो फाइल कहाँ पे है, वो कोड कहाँ पे रखा हुआ है। तो इस वजह से उसको डिबग करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। पहले आप उस फाइल को ढूंढोगे, मे बी उस फोल्डर को ढूंढोगे, आफ्टर दैट उस फंक्शन को ढूंढ के वहां पे जाओगे। बट अगर आपका कोड अच्छे से मेंटेन है तो आपको पहले ही पता रहेगा कि इस फीचर की फाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं और वहां पे जाके मुझे चीजों को डिबग करना है। पूरा स्केलेबिलिटी की शुरू के अंदर तो आपका प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है, बट जैसे जैसे और फाइल्स को और कंपोनेंट्स को और फोल्डर को और सर्विसेज को ऐड करते जा रहे हो, तब आपको इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। वो इश्यूज परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो इश्यूज मेंटेनेंस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, डिबगिंग से रिलेटेड भी हो सकते हैं। कि छोटी एप्लीकेशन में सब कुछ काम कर रहा है, बट जैसे जैसे आपका कोड बढ़ा, आपकी एप्लीकेशन बढ़ती गई, तब आपको इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है तो कोड भी डेफिनेटली डुप्लीकेट हो सकता है। बिकॉज अगर आपने कोड सही से मेंटेन नहीं करा, एक कोड को आप लोग बार बार लिखोगे, आपको लगता है कि यार ये वाला कोड तो ना मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया, अब इसको मैं रीयूज नहीं कर पा रहा हूँ, अब इसका जो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ किसी दूसरी फाइल के अंदर, किसी दूसरी सर्विस के अंदर, और उस वजह से आपका डुप्लीकेट बढ़ता जाता है। और उस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको एक कॉमन चेंज करना पड़ गया ना, तो आपको 20 जगह पे वो चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज कोड आपका कॉमन है ही नहीं वहां पे। ऑलराइट। और अगर आपका फोल्डर स्ट्रक्चर सही है तो स्केलेबिलिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप लोग जितना बड़ा उस प्रोजेक्ट को बना लो, सारी की सारी फाइल्स फोल्डर प्रॉपर मेंटेन रहेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका आर्किटेक्चर क्लीन रहेगा और पूरी की पूरी टीम को क्लैरिटी रहेगी कि जो मुझे नेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, नेक्स्ट फोल्डर बनाना है, नेक्स्ट कंपोनेंट बनाना है, कहाँ पे बनाना है। बिकॉज आपने प्रॉपर रूल्स मेंटेन करके रखे हुए हैं और प्रॉपर आपका कोड का स्ट्रक्चर सही से काम कर रहा है पूरा का पूरा। आपकी डेवलपमेंट भी फास्ट हो जाएगी, बिकॉज वहां पे डुप्लीकेट कोड नहीं रहेगा। और इस वजह से आप लोग एक कोड को बार बार यूज कर पाओगे, जिससे आपकी डेवलपमेंट काफी बेटर रहेगी। टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है, यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग की बात भी कर सकते हो। अगर आपने एक कोड डुप्लीकेट नहीं बनाया और बहुत ही सिंपल बेटर स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो आप उसकी यूनिट टेस्टिंग बहुत इजीली कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इसी वजह से एक प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये बेसिकली की पिलर होता है। अब बात करते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर टाइप की। तो जैसे मैंने आपको बताया था, 3 टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं जब हम लोग फाइल्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक होता है लेयर बेस्ड, एक होता है हमारे पास फीचर बेस्ड, एक होता है हाइब्रिड। सबसे पहले लेयर बेस्ड की बात कर लेते हैं। लेयर बेस्ड के अंदर क्या होता है, एक फोल्डर के अंदर हम लोग एक ही टाइप की फाइल रखते हैं। जैसे कि
कंपोनेंट्स के अंदर सारी की सारी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। जो सारे के सारे पेजेस होंगे वो आपके एक फोल्डर के अंदर होंगे, सर्विसेज एक फोल्डर के अंदर, हुक्स एक फोल्डर के अंदर, स्टाइल एक फोल्डर के अंदर। ये आपको एक बार के लिए देखने के लिए बहुत सही लग रहा होगा, राइट। अब यहाँ से समझ भी सकते हो जैसे कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे कंपोनेंट्स वाले फोल्डर में आ गए, जैसे बटन डॉट जेएस है, फूटर डॉट जेएस है, हेडर डॉट जेएस है, प्रोफाइल डॉट जेएस, स्ट्रक्चर, साइड बार, जितने भी आपने कंपोनेंट बनाए एक जगह पे रख लिए। अब जितने भी पेजेस थे जैसे प्रोफाइल वाला पेज है, लॉगिन वाला, सेटिंग वाला, होम वाला, साइन अप वाला, वो आप एक जगह पे रख लोगे। जो सर्विसेज हैं वो आप लोग एक फाइल में रख सकते हो, जैसे कि ऑथ वाली सर्विसेज एक जगह पे रख लो, देन प्रोफाइल वाली, यूजर वाली, डैशबोर्ड वाली। सो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, हर एक फोल्डर के अंदर एक टाइप की फाइल रखते हो, और इसको बोला जाता है लेयर बेस्ड स्ट्रक्चर। अब नाउ एक बार के लिए आपको लग सकता है कि यार ये तो बहुत सही है, बस एक फोल्डर में एक टाइप की फाइल्स को रखते रहो और आपका बन गया फोल्डर स्ट्रक्चर। देखो ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है, बट अगर आप लोग काफी बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हो ना, तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर सूट करेगा नहीं। रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे तो आपको दो कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। अब मान लो आपको यहाँ पे 100 कंपोनेंट्स दिख गए, तो आप लोग क्या करोगे? 500 पेजेस दिख गए, तो आप क्या करोगे? एक ही फोल्डर के अंदर 500 के 500 पेजेस है, आप ढूंढते हुए ही पागल हो जाओगे। देन सर्विसेज भी बहुत सारी हो सकती हैं। सो अगर आपके पास लिमिटेड ही पेजेस है, लिमिटेड ही कंपोनेंट्स है, लिमिटेड ही सर्विस है, तब तो ये वाली चीजें काम करेंगी। अदरवाइज यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। और यहाँ पे कुछ और इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पे हेडर डॉट जेएस वाली फाइल बना ली, तो हो सकता है आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर दो हेडर्स की जरूरत पड़े। जैसे कि एक तो नॉर्मल जो यूजर को दिखती है आपकी वेबसाइट, वहां पे आपको अलग हेडर चाहिए हो, बट जो एडमिन पैनल है, डैशबोर्ड है, जहाँ पे आप लोग मान लो आपका ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, कोई प्रोडक्ट वगैरह को ऐड कर रहे हो, देन वेंडर को ऐड कर रहे हो, वहां पे आपको एक अलग हेडर चाहिए होता है। तो आपको दो दो हेडर बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपके दो दो हेडर होंगे तो वो भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। तो जो ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर है छोटी एप्लीकेशन के लिए तो बेटर रहेगा, बट जब बात आती है काफी बड़ी एप्लीकेशन की, तब ये चीज दिक्कत कर सकती है कि आपको एक ही फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स रखनी पड़ सकती हैं। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आता है फीचर बेस्ड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, जो फाइल्स होती है ना, वो हम लोग फीचर के हिसाब से या फिर मॉड्यूल के हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेयर के हिसाब से नहीं। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपके पास 3-4 मॉड्यूल्स हैं या फिर फीचर हैं, जैसे कि एक तो ऑथेंटिकेशन का है, एक डैशबोर्ड का है, एक यूजर वाला है, एक प्रोडक्ट वाला है। इस तरीके से आप लोग मान के चल लो। तो सबसे पहले आपका एक फोल्डर रहेगा ऑथेंटिकेशन का। सो जितनी भी ऑथेंटिकेशन की चीजें हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज हैं, ऑथेंटिकेशन के पेजेस हैं, ऑथेंटिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे ओथ वाले फोल्डर के अंदर ही रहेंगे। देन जो डैशबोर्ड वाली चीजें हैं, चाहे वो डैशबोर्ड की सर्विसेज हैं, कंपोनेंट हैं, उसके हेल्पर फंक्शंस हैं, उसकी पेजेस हैं, वो सारे के सारे एक फोल्डर में रहेंगे। देन इसी तरीके से आपका एक प्रोडक्ट वाला फोल्डर रहेगा, उसके अंदर प्रोडक्ट के कंपोनेंट, सर्विसेज, पेजेस उसके अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और भी देख सकते हो, जैसे ऑथेंटिकेशन वाला हम लोगों ने एक फीचर बना लिया, तो देन इसके अंदर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के कंपोनेंट्स आ गए जितने भी बनाने थे, उसकी सर्विसेज आ गई, और उसके पेजेस भी यहाँ पे, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है, लॉगिन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, फॉरगेट पासवर्ड होता है, फॉरगेट ईमेल वाला होता है, तो ये यहाँ पे रख लोगे। सो फीचर बेस के लिए क्या होता है कि हर एक फीचर के हिसाब से हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर उसके कंपोनेंट का, सर्विसेज का, पेजेस का अलग अलग से फोल्डर बना के रख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मान लो आपकी कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे आपको जो यूजर की लिस्ट है वो आपको मे बी आपके प्रोडक्ट के अंदर भी चाहिए, डैशबोर्ड के अंदर भी चाहिए, और ऑथेंटिकेशन के अंदर भी चाहिए, मान लो किसी वजह से चाहिए आपको। तो अब आप लोग क्या करो, बिकॉज जो आपका यूजर वाला फोल्डर है वो तो बिल्कुल ही अलग है, बाकी सारे अलग हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास काम आता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है लेयर बेस्ड और फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर का। अब ऐसा नहीं है कि दोनों को बिल्कुल ही कंबाइन कर देते हैं, एक लिमिटेड तरीके तक हम लोग कंबाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग फीचर्स के हिसाब से यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए एक हम लोगों ने अलग से फोल्डर बना लिया, तो ऑथेंटिकेशन के सर्विसेज, कंपोनेंट, पेजेस इसके अंदर रहेंगे। देन प्रोडक्ट वाली चीजें इसमें रहेंगी, ऑर्डर वाली चीजें इसमें रहेंगी। अब इनके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो शेयर्ड रहेंगी, जैसे कि एक चीज की आपकी मल्टीपल जगह पे जरूरत पड़ सकती है। जैसे बटन वाला कंपोनेंट का एग्जांपल लिया था। अब देखो जो बटन है वो हमें प्रोडक्ट के अंदर भी जरूरत पड़ेगी, उसकी ऑर्डर के अंदर भी और ऑथेंटिकेशन के अंदर भी। तो क्या हम लोग तीनों के अंदर उसको बार बार बनाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग फीचर के हिसाब से फोल्डर बना लेंगे, उसके बाद में शेयर्ड फोल्डर भी बनाएंगे। जैसे कि जो शेयर्ड कंपोनेंट रहेंगे उनको कंपोनेंट्स में रख देंगे, शेयर्ड हुक्स को हम लोग हुक्स में रख देंगे, शेयर्ड सर्विसेज को हम लोग सर्विसेज में रख देंगे, लेआउट वाली, राउट वाली चीजें ऐसे बना लेंगे। और जो चीजें ऐसी हैं कि एक से ज्यादा फीचर्स के अंदर यूज हो रही हैं, उनको हम लोग बाहर शेयर्ड फोल्डर के अंदर रख लेते हैं।
जैसे कि हेडर कंपोनेंट है, बटन वाला कंपोनेंट है, हम लोग इनको यहाँ पे रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर रख लेंगे और जहां जहां जरूरत पड़ती रहेगी वहां वहां पे यूज करते रहेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा यही यूज करा जाता है। और भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे चीजों को, हाइब्रिड के ऊपर एक अलग से पूरा पार्ट बनेगा हमारे पास। बट अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही सिंपल से फोल्डर स्ट्रक्चर की। सो ये हमारे पास एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है जिसको मैंने फ्रेशली इंस्टॉल करा है, और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो ये रनिंग स्टेट के अंदर भी है। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊं, छोटी एप्लीकेशन के लिए, बड़ी एप्लीकेशन के लिए नहीं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा कंपोनेंट्स के लिए, नहीं, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसका नाम रहेगा rules.mt, ठीक है। अब रूल्स को मैंने ना यहाँ पे बना के रखा हुआ है बिकॉज थोड़ा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे जो रूल्स रखे हैं एक छोटे प्रोजेक्ट के लिए उनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि जो एक सिंगल फोल्डर रहेगा ना उसके अंदर एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी कि एक फोल्डर के अंदर चाहे तो कंपोनेंट्स ही रहेंगे, चाहे पेजेस ही रहेंगे, या फिर सर्विसेज ही रहेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज हमारी ये है, ईच लेयर मस्ट रिजॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि जो एक फोल्डर रहेगा वो एक टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए ही बना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सो मैं एसआरसी वाले फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम से, जितने भी मेरे कंपोनेंट्स रहेंगे इसके अंदर रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता हूँ हेडर डॉट जेएस, क्या ये ठीक है? नहीं, हेडर डॉट जेएसएक्स, बिकॉज अभी हम लोग रिएक्ट के अंदर या तो टीएसएक्स यूज करते हैं अगर आप लोग टीएसएक्स यूज कर रहे हो तो, और अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो कोड तो आपको जेएसएक्स रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे चेक भी कर पा रहे हो जो डिफॉल्ट फाइल है वो जेएसएक्स के नाम से बनी है, ठीक है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग एक फोल्डर बनाते हो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रखो, और जो आपकी फाइल है जो आपका कंपोनेंट है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखो। ये कोई रूल नहीं है, रिएक्ट जिसने रूल्स नहीं दिए, बट डेवलपर्स ने, बहुत से डेवलपर्स इसी रूल को फॉलो करते हैं ताकि वो पहचान पाए कि ये हमारा कंपोनेंट है और ये हमारा फोल्डर का नाम है। आप लोग चाहो तो इसको स्मॉल लेटर से भी शुरू कर सकते हो, जो आपका कंपोनेंट होता है वो भी ठीक है, बट बिकॉज हम लोग कंपोनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही यूज करते हैं जब भी आप लोगों ने चेक करा होगा, सो बेटर है कि इसको आप लोग हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू करो। ये तो हमारा होगा कंपोनेंट्स के लिए। अब मान लो सेम इसी तरीके से आपको पेजेस भी बनाने हैं, तो एक और फोल्डर बनेगा हमारा पेजेस के नाम से। अगेन ये भी स्मॉल लेटर के साथ शुरू हुआ, जो पेजेस बनाओगे इसके अंदर कैपिटल लेटर के साथ। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ लॉगिन डॉट जेएसएक्स, देन एक और बना लेते हैं यहाँ पे मे बी होम डॉट जेएसएक्स, इस तरीके से बन गए। दो चीजें हो गई। नाउ अब आप सर्विस के लिए, बिकॉज जहाँ पे आपकी एपीआई कॉल होंगी उसके लिए भी एक फोल्डर बनाना चाहोगे, तो मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ सर्विसेज, राइट। और इसके अंदर आप लोग सर्विसेज के लिए बना सकते हो चीजें। तो जो सर्विस वाली चीजें होती हैं ये कंपोनेंट नहीं रहते, आप लोग चाहो तो इनको स्मॉल लेटर के साथ भी यूज कर सकते हो, कैपिटल लेटर के साथ चाहो तो उसके साथ भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑथ डॉट जेएस, और यहाँ पे आपको जेएस फाइल एक्सटेंशन यूज करनी है अगर आप लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हो तो, बिकॉज यहाँ पे ना आपका कोई भी रिएक्ट का कोड नहीं रहेगा, इसके अंदर आपकी ओनली जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। आप लोग एपीआई को जो फंक्शंस वगैरह ना उनको बनाते हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जेएसएक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जेएससी फाइल की एक्सटेंशन लेनी है। ये चीज हो गई। अब एक चीज और है, अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन की 5 सर्विसेज हैं, जैसे एक लॉगिन की है, एक साइन अप की है, एक फॉरगेट ईमेल की है, एक फॉरगेट पासवर्ड की है, ऐसे कुछ करके 5 सर्विसेज हैं, तो क्या हर किसी के लिए आपको अलग से फाइल बनानी चाहिए? जी नहीं, एक सर्विस फाइल के अंदर आप लोग मल्टीपल एपीआई कॉल कर सकते हो, इसके अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रूल्स के अंदर आप लोग चेक करते हो तो देखो। देन थर्ड चीज, एक चीज तो मैंने बता दी थी आपको कि हर एक फोल्डर के अंदर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ऑल कंपोनेंट एक फोल्डर के अंदर रहेंगे, ऑल पेजेस एक के अंदर रहेंगे, ऑल सर्विसेज एक डायरेक्टरी के अंदर रहेंगी, ये चीजें बता दी थी। लेकिन एक जो सिंगल सर्विस फाइल होगी उसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज हो सकते हैं, बट वो रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि अगर ऑथेंटिकेशन की चीज है तो यहाँ पे लॉगिन की, साइन अप की, रीसेट पासवर्ड की, इनकी चीजें आ जाएंगी। मान लो आपने एक और सर्विस बना दी प्रोडक्ट की, तो वहां पे कैंसिल प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट डिलीवर्ड कौन से हो चुके हैं, इन ऑर्डर कौन से हैं, उनके लिए एक अलग से फाइल बन जाएगी, ठीक है। देन यूजर की अगर बात करें तो यूजर को क्रिएट करने का, ऐड करने का, डिलीट करने का, सर्च करने का, उसके लिए एक अलग से सर्विस वाली फाइल बन सकती है। आप लोग एक सिंगल सर्विस फाइल के अंदर मल्टीपल सर्विसेज के कोड रख सकते हो, बट आपको ध्यान ये रखना है कि वो रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑथेंटिकेशन वाली फाइल बनाई है इसके अंदर आपने ऑर्डर्स वाली सर्विसेज रखनी है, ये चीज आपको नहीं करना। और जितने भी आपके कंपोनेंट और पेजेस रहेंगे उनकी जो फाइल एक्सटेंशन होगी वो जेएसएक्स रहने वाली है, बिकॉज वहां पे रिएक्ट का कोड भी आता है। और जितनी भी आपकी सर्विसेज वाली और यूटिल वाली, यूटिल का मतलब क्या है, यहाँ पे आप चाहते हो कोई फोल्डर बना सकते हो जो आपने कॉमन फंक्शन बना लिया, कोई रिजेक्ट्स रख लिया आपने, या फिर कोई हेल्पर फंक्शन बना लिया वैलिडेशन वगैरह के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो भी बना लेते हैं हम लोग, यूटिल बना लिया, ठीक है, एक फोल्डर का नाम, और इसके अंदर आपने यहाँ पे कर दिया
validation.js। सो इसके अंदर नॉर्मल JS का कोड ही रहेगा, बिकॉज इसके अंदर कोई भी रिएक्ट वाला कोड नहीं है, तो जो इसकी फाइल एक्सटेंशन है वो भी आप लोग JS रख सकते हो। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने टाइप के फोल्डर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट के लिए कौन से फाइल स्ट्रक्चर आपके लिए रेडी रहता है। सबसे पहले जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करोगे तो क्या करोगे, आप बोलोगे कि जैसे ही हमारा सेटअप हो जाता है हम लोग एक rules.md करके कुछ भी नाम रख सकते हो इसका, जैसे कि एक पहले से एक फाइल भी होती है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना readme.md, आप लोग चाहो तो इसका नाम रीडमी भी रख सकते हो या फिर ये रूल को रीडमी भी रख सकते हो, बिकॉज जैसे कोई प्रोजेक्ट आएगा तो रीडमी उनको पहले रीड करना चाहिए और आपको रूल्स वाली फाइल के अंदर चीज़ों को वेल स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, तो अभी के लिए जो हम लोगों ने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं वो फोल्डर को फाइल को क्रिएट करने के लिए रखे हैं। इनकी नेमिंग कन्वेंशन कैसे होने वाली है उसके लिए हम लोग जो रूल्स हैं अभी आने वाले पार्ट्स के अंदर वो भी रखेंगे। देन जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो उसका भी एक डिस्क्रिप्शन होता है, फंक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत बार आपको कोड के अंदर कमेंट्स वगैरह भी करने पड़ते हैं, तो इन सबको कैसे आप लोग प्रॉपर तरीके से रूल्स के हिसाब से लिख सकते हो ये भी हम लोग बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी तो हम लोग आर्किटेक्चर, स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस, कंपोनेंट पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सो अगर आपको यहाँ से कुछ भी अच्छा जानने को मिला हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।